गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जुड़ जाएं सारे लोग। आइए अंशु, इंदु गुड इवनिंग, माधुरी सिंह वेरी वेरी गुड इवनिंग, सलमान अब्बास नमस्ते, मधुरिमा गुड इवनिंग। आइए मधुरिमा चक्रवर्ती जी गुड इवनिंग। हाँ अंशु गलती से वो दिख रहा था। आइए दीपमाला गुड इवनिंग। हाँ गलती से वो दिख रहा था, है ना, टाइमिंग यही रहेगी। हरिलाल जी गुड इवनिंग। जुड़ जाएं सारे लोग। अब कुछ लोग अगर वो मैसेज देख लिए होंगे तो कई लोग 9:30 में जुड़ेंगे। आइए प्रीति गुड इवनिंग, अभिषेक जय हिंद। जुड़ जाएं सारे लोग फटाफट, फिर हम लोग स्टार्ट करें। आइए प्रीति कुमारी नमस्ते गुरु जी। लगता है प्रीति दो हैं, जैसे अभिषेक दो हैं उसी तरह। आज हमारे बहुत सारे बच्चे वो मैसेज देख के कहीं 9:30 ना आए, है ना, फिर मुझे कोसेंगे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्लास की टाइमिंग 9:30 दिखा दी। आप कुछ लोग उस समय जुड़ेंगे, कहेंगे गुरुजी हमने तो नोटिस देख लिया था। मंतशा बी गुड इवनिंग। जुड़ जाएं सारे लोग। हाँ अभिषेक हुड़माड़े। कहाँ से है आप अभिषेक? महाराष्ट्र से हैं क्या? जुड़ जाएं सारे लोग। आज तो बहुत लोग कंफ्यूज्ड हो गए होंगे उस टाइमिंग को देखकर 9:30। समझ रहा हूं, पता नहीं कैसे नोटिफिकेशन दिख गया 9:30। मैं खुद कंफ्यूज जब हो गया तो हमारे बच्चे कैसे नहीं होंगे। आइए बबली गुड इवनिंग। अच्छा अभिषेक मध्य प्रदेश से। मिस्टर एन के गुड इवनिंग। क्या बात है, नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी देखा था, राजनीतिक दल, और राजनीतिक दल मैंने बहुत डिटेल आपको बताया है। आज उसी चीज को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं, है ना। राजनीतिक दल, उसमें लोकतंत्र में राजनीतिक दल की भूमिका क्या रही है और राजनीतिक दल को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं, उस बारे में चर्चा करना है ना। तो चलते हैं, आज बेसिक कंसेप्ट की क्लास आज भी चल ही रही है। आज हम लोग राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, एवं नागरिक समाज की चर्चा करेंगे, है ना। बता रहे हैं
बबली क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी, गलती से नोटिफिकेशन 9:30 का चला गया था, पता नहीं कैसे। आइए आरफा खान, गुड इवनिंग। सलमान, दक्षिणपंथी और वामपंथी। दक्षिणपंथी राजनीतिक दल या दक्षिणपंथी विचारधारा का मतलब एक ऐसी विचारधारा जो परिवर्तन के प्रति नकारात्मक रुख रखती है। किसी चीज में आप परिवर्तन की बात कब स्वीकार करते हैं? जब वो चीज आपको पसंद नहीं हो। समाज के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, धर्म के स्तर पर, वर्तमान व्यवस्था के प्रति अगर परिवर्तन चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप उस वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। लेकिन यदि आप अपने धर्म, प्रथा, परंपरा, सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना इससे संतुष्ट हैं, तो आप उसमें क्यों परिवर्तन की बात करें? तो जब हम बात करते हैं दक्षिणपंथी पार्टी की, तो दक्षिणपंथी दल का मतलब एक ऐसे दल से है, या दक्षिणपंथी विचारधारा का मतलब एक ऐसी विचारधारा जो परिवर्तन के प्रति प्राय उपेक्षा का भाव रखती है, जो परिवर्तन में अधिक विश्वास नहीं, जो अपनी प्रथा, परंपरा, संस्कृति पर जिसे गर्व है, अभिमान है, जो उसको उसके प्रति एक लगाव की बात रखती है ना। और वामपंथी, मार्क्स जब पढ़ोगे तो समझ जाओगे, वामपंथी जो सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के परिवर्तन की बात करता है, जो क्रांति से, आंदोलन से परिवर्तन की बात को स्वीकारता है। पूछिए रुकैया परवीन, स्वागत है पहले आपका, पूछिए। हाँ, फटाफट पूछ लीजिए। जल्दी पूछो, क्या प्रश्न है आपका? नए बच्चे थोड़ा कमेंट। सर मैंने, हाँ तो किसी ओपन से करना होगा रुकैया, है ना। कॉलेज में तो शायद यूपी में अलाउड नहीं है, जिसका बीएससी है उसको चेंज करने का, लेकिन आप चाहें तो इग्नू या अदर जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग जिसको आप कहते हैं, वहां से आप कर सकती हैं, है ना। रेगुलर कोर्स में तो दिक्कत है, लेकिन आप ओपन, ऑनलाइन, डिस्टेंस, ये जो है जैसे इग्नू है, जैसे एसओएल है डीयू का, उसी तरह इन सब में आप कर सकते हैं, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखा था, वो मैंने डायग्राम जो मैंने बनाया था उसमें ये था कि भारत में दलगत राजनीति का कैसे विकास हुआ है, ऐतिहासिक स्वरूप क्या रहा है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। कुछ चीजें नोट नहीं किया था, उसके बारे में संक्षिप्त में देख लेते हैं। जैसे अगर हम आजादी से लेकर अब तक के 75 सालों में भारतीय दलगत राजनीति की बात करें, तो उसके कई विविध चरण आपको दिखाई पड़ेंगे। पहला जो है, जिसको हम कहते हैं कांग्रेस सिस्टम, ये एक ऐसा दौर था जहां पर कांग्रेस का पूर्ण प्रभुत्व था। पूर्ण प्रभुत्व कहां? केंद्र के स्तर पर, राज्यों के स्तर पर एकमात्र कांग्रेस ही पार्टी के रूप में पूरे के पूरे भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में प्रचलित थी, इसलिए इसको कहते हैं एक दलीय व्यवस्था का प्रभुत्व। और ये 47 से लेकर 67 तक निर्विवाद रही है। 67 के बाद से धीरे धीरे कांग्रेस में टूट होना स्टार्ट हुआ और 69 तक आते आते कांग्रेस जो है कुछ अलग अलग भागों में बटी। इसके अलावा दक्षिण भारत में कांग्रेस के स्थान पर क्षेत्रीय राजनीतिक दल की सत्ता में वापसी हुई। अगला जो फेज है 68 से लेकर 77 का, इसमें हम कहते हैं कि एक दलीय प्राधान्य व्यवस्था का चरण। अभी भी यहां पर कांग्रेस का ही अधिकतर राज्यों में वर्चस्व है, लेकिन जैसी स्थिति पहले उसकी थी, है ना। क्या लिख रहे हो आरफा, आप जो लिखा रहे नोट्स के लिए? उसके बाद क्या लिखा है नोट्स के लिए? इग्नू है, हर जगह से यूज किया गया है मैटर, है ना। तो एक दलीय व्यवस्था जो है, इस एक दलीय प्राधान्य का मतलब है कि यहां पर अभी भी वर्चस्व है किसी एक ही दल का, लेकिन उसकी पहले की स्थिति में क्षरण आया है, गिराव आया है ना। गैर कांग्रेसी सरकार का दौर, आजाद भारत में हम पहली बार देखें तो गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना कब होती है? 77 में। जो 70s का अर्ली डिकेड जो रहा, जिसमें आपातकाल इंपोज किया गया, और उस कारण एनफ है, मोर देन एनफ है,
है ना, इसमें काफी है। आप अच्छे से इसको बेस बना लेंगे, नोट्स आपको मिल रहा है पीडीएफ फॉर्मेट में, पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा, काफी है, सफिशिएंट है। अब जो भी सवाल है लास्ट में, गैर कांग्रेसी सरकार का एक दौर आता है जहां पर मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना होती। उसमें कई दल शामिल होते हैं, चाहे जनसंघ हो, चाहे लोकदल हो। इसके अलावा कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उन्होंने खुद बनाया। इसके अलावा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम, कई जो है इसमें। तो गैर कांग्रेसी सरकार का, हालांकि ये लंबे समय तक नहीं चला और 77 से लेकर 80s तक इसको आप देख सकते हैं। फिर जो है 80 से 89 कांग्रेस की वापसी, एक बार पुनः जो है 80 में इंदिरा गांधी की वापसी होती है और 84 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है और फिर सहानुभूति के आधार पर उसके पश्चात संपन्न चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है, राजीव गांधी की सरकार बनती है और 89 तक निर्विवाद रूप में कांग्रेस 2 टर्म में यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरा पुनः वापसी करती हुई प्रतीत होती है। यहां जो 89 से 99 का फेज है, इसको कई चरणों में आप देख सकते हो। यहां भी कि पहले 89 से 91 यहां पर बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, सरकार गिरी, फिर चंद्रशेखर के नेतृत्व में सरकार बनी, फिर गिरी। बड़ा ही राजनीतिक अस्थिरता का दौर यहां पर आप देख सकते हैं। 91 से 96 फिर पीवी नरसिम्हा राव जब आते हैं तब जाकर कुछ स्टेबिलिटी आती है। फिर उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी कुछ दिनों के लिए बनते हैं, फिर सरकार गिर जाती है। यानी ये जो 89 से लेकर 99 है, इसमें बहुदलीय व्यवस्था और खास करके क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर अधिक यहां पर निर्भरता देखी गई, है ना। उसके पश्चात 99 से लेकर 2014 एक ऐसा फेज आता है जहां पर आप गठबंधन राजनीति का एक संस्थागत स्वरूप देखते हैं। पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनती है और 99 से लेकर 2004 तक अटल जी भी 21-22 दलों की सरकार, कहीं ना कहीं साझा गठबंधन का एक आदर्श दौर था। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पहली सरकार बनती है 2004 से 9 के कार्यकाल और फिर 9 से 14। ये भी जो दौर था, यहां पर बहुदलीय व्यवस्था आप कह सकते हो। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस बहुत वर्चस्व वाली पार्टी रही है, अलग अलग क्षेत्रीय दलों का साथ उसे मिला है। फिर 2014 से एक नई प्रवृत्ति भारतीय राजनीतिक जीवन में आपको दिखाई पड़ेगी, जब एक दलीय व्यवस्था, प्राधान्य व्यवस्था का पुनः प्रचलन होता है। बीजेपी को फुल मेजॉरिटी मिलती है, हालांकि बीजेपी भी अपनी बहुत सारी अलायंस की मदद से सत्ता में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो 272 का एक स्वर्णिम आंकड़ा है पूर्ण बहुमत का, उसको पार कर चुकी है। फिर 2019 के चुनाव में भी बीजेपी को कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत मिलता है और ये जो चरण है, इसको हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में पुनः एक दलीय प्राधान्य की व्यवस्था बनी। लेकिन यहां अब भी क्षेत्रीय दलों की प्रभावी उपस्थिति है, यही हमने कल पढ़ा था। आइए अभिषेक, शुभ संध्या। नजीम गुड इवनिंग, अनुष्का गुड इवनिंग, है ना। हाँ, कमेंट कम लिखे नए बच्चे, है ना। अब तो इसके बारे में मोटे तौर पर आपको समझा दिया गया है, उसके बारे में आपको नोट करने की जरूरत है। अगर चाहते हैं नोट कराना तो मैं करा दूं, अदरवाइज ये समझने की चीज थी, है ना। क्या क्या बबली क्या लिख रहे हो? चलो संक्षेप में मैं एक एक पैराग्राफ में सबके बारे में कुछ कुछ चर्चा करा देता हूं। भारत में दलगत राजनीति का ऐतिहासिक स्वरूप, हेडिंग बनाओ, भारत में दलगत राजनीति का ऐतिहासिक स्वरूप। तो क्लास स्टार्ट नहीं है बबली, तो लिख कैसे रहे हो कमेंट इतना ज्यादा? एक दलीय और बहुदलीय समझ नहीं आया?
एक दलीय व्यवस्था में क्या है, सिर्फ एक दल की प्रधानता है 2 4 5 10 अलग अलग पार्टी भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रधानता, हमेशा सत्ता में किसका वर्चस्व रहता है, किसी एक पार्टी का। जैसे कांग्रेस 47 से 67 तक, केरल को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में और केंद्र सरकार, मतलब कहीं ना कहीं संघ में बहुदलीय, मतलब बहुत सारे दल, जहां पर जो मतदाताओं का निर्णय है किसी एक दल के पक्ष में ना होकर कई दलों में फ्रेगमेंटेड, बटा हुआ, विभाजित। किसी को 50 सीट मिला, किसी को 40, किसी को 60, किसी को 80, किसी को 10, किसी को 5। एक दलीय व्यवस्था में मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का वर्चस्व है और उसी पार्टी के नियंत्रण में 60-70% जो है वो कहीं ना कहीं सीट मिल जाता है। लिखते हैं, लिखिए, भारत में, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन। भारत में आजादी के पश्चात से लेकर अब तक, कोई नहीं आई, अभिषेक नमस्कार। भारत में आजादी से के पश्चात से लेकर अब तक दलीय व्यवस्था के स्वरूप में समय, दलीय व्यवस्था के स्वरूप में समय और परिस्थितियों के अनुसार, समय और परिस्थितियों के अनुसार समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होते रहे हैं। बदलाव होते रहे हैं। देखिए, आजादी से लेकर अब तक भारत में दलीय व्यवस्था को, आजादी से लेकर अब तक भारत में दलीय व्यवस्था को निम्न चरणों में विभाजित कर देख सकते हैं। पहला, कांग्रेस प्रणाली, ब्रैकेट में 1947 से 1967, जैसे एक विद्वान है रजनी कोठारी, कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, है ना, कांग्रेस सिस्टम उन्हीं की अवधारणा है। रजनी कोठारी, इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स पर बहुत किताब लिखी है ना। इनकी एक फेमस किताब है कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये जो कंसेप्ट है कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस व्यवस्था एज अ कंसेप्ट, एक अवधारणा के रूप में इन्होंने ही सबसे पहली बार प्रस्तुत किया। रजनी कोठारी, रजनी कोठारी महिला नहीं है बल्कि पुरुष है, नाम पर नहीं जाएंगे। तो लिखा आपने, हेडिंग क्या बनाया, कांग्रेस सिस्टम ब्रैकेट में 1947 से 1967। लिखिए, लिखिए, राजनीतिक विश्लेषक रजनी कोठारी ने, राजनीतिक विश्लेषक रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम की अवधारणा
कांग्रेस सिस्टम की अवधारणा प्रस्तुत किया। इनका मानना था कि आजादी के शुरुआती 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संपूर्ण भारत के स्तर पर चाहे केंद्र हो या राज्य में कुछ अपवादों को छोड़कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में नागरिकों द्वारा स्वीकारी गई इस अवधि में मतलब 47 से 67 कांग्रेस पार्टी ऑफ कंसेंसस सहमति की पार्टी के रूप में प्रचलित रही तथा इस अवधि में गैर कांग्रेसी दलों की भूमिका अत्यंत नगण्य रही। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार रहे। जो निम्न हैं। पहला कारण देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की निर्णायक एवं महत्वपूर्ण भूमिका। स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की निर्णायक एवं महत्वपूर्ण भूमिका। दूसरा, राष्ट्रव्यापी स्तर पर कांग्रेस पार्टी का सांगठनिक ढांचा मजबूत। तीसरा, भारत की सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस की छवि। भारत की सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस की छवि। नेक्स्ट, गांधी, पटेल, नेहरू,
गांधी, नेहरू, पटेल जैसे देश के शीर्षस्थ नेताओं, देश के शीर्षस्थ नेताओं का कांग्रेस से गहरा संबंध, नेक्स्ट, गैर कांग्रेसी दलों, गैर कांग्रेसी दलों की स्थापना बहुत ही सीमित स्तर पर, है ना। तो फर्स्ट फेज क्या था? तो हमने देखा कि भारत में कांग्रेस प्रणाली क्या है, फिर एक दलीय प्राधान्य व्यवस्था का क्षरण। सेकंड, एक छोटा सा हेडिंग अगला बना लो, लिखिए एक दलीय प्राधान्य व्यवस्था का क्षरण। आइए उज्ज्वला गुप्ता जी, स्वागत है आपका। कोई नहीं, एक दलीय प्राधान्य व्यवस्था का क्षरण, और इसमें 1968 से 77 लिखिए। इस अवधि में, लिखिए इस अवधि में कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी छवि एवं उपस्थिति, इस अवधि में, अब आरफा इससे धीरे बताऊंगा ना तो ये क्लास 2 साल में खत्म होगी। इतना धीरे लिखा रहा हूं फिर भी छूट जाता, पीडीएफ मिलेगा देख लेना। इस अवधि में राष्ट्रव्यापी स्तर पर कांग्रेस की भूमिका में गिरावट देखी गई। लाइन बदल जाए तो कोई बात नहीं, अर्थ वही है। आइए ज्योति, गुड इवनिंग। कि दक्षिण भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय, दक्षिण भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय, कॉमा, कांग्रेस पार्टी का विघटन, कांग्रेस पार्टी का विघटन तथा कई धड़ों में कांग्रेस का बट जाना, कई भागों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कांग्रेस का बिखर जाना, बट जाना, कॉमा, संपूर्ण राष्ट्र के स्तर पर आपातकाल को थोपा जाना, कुछ ऐसे कारण रहे, संपूर्ण राष्ट्र के स्तर पर इमरजेंसी, आपातकाल को लगाया जाना या थोपा जाना, कुछ ऐसे प्रमुख कारण रहे जिससे राष्ट्रव्यापी स्तर पर, कुछ ऐसे प्रमुख कारण रहे जिससे राष्ट्रव्यापी स्तर पर कांग्रेस की छवि, कांग्रेस की छवि एवं प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। हालांकि पूरे देश के स्तर पर सबसे बड़े, हालांकि पूरे देश के स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में
कांग्रेस की उपस्थिति बनी रही। है ना। तीसरा लिखते हैं, गैर कांग्रेसी सरकार का दौर। गैर कांग्रेसी सरकार का दौर ब्रैकेट में 1977 से 1980, 1977 से 1980। लिखिए, आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा अपने विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए जिस प्रकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग एवं स्वेच्छाचारी नीतियों का अनुसरण किया गया। जिस प्रकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग एवं स्वेच्छाचारी तंत्र का जिस प्रकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग एवं स्वेच्छाचारी नीतियों का अनुसरण किया गया उसके परिणाम स्वरूप आम जनता द्वारा कांग्रेस को नकारते हुए मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आजाद भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया। आजाद भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया। जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार की स्थापना की गई, जिसमें कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस तो कई धड़ों में विभक्त हो गया। दूसरा बीएलडी, भारत लोकदल, जो लोकदल के नाम से अधिक लोकदल, चौधरी चरण सिंह, है ना। जगजीवन राम की पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम, तथा जनसंघ, भारतीय जनसंघ
बीजेपी इसी का भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1952 में आरएसएस के एक पॉलिटिकल विंग के रूप में भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई। 1980 में इसी के तर्ज पर, इसी से भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति हुई। तो वही आप लिखा आपने कि जनता पार्टी की सरकार में निम्न दल, आपने क्या लिखा, जिसमें कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बीएलडी भारत लोक दल, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ब्रैकेट में जगजीवन राम तथा भारतीय जनसंघ अटल बिहारी वाजपेयी जैसी पार्टियां शामिल थी, जैसी पार्टियां शामिल थी, है ना। कांग्रेस आई होगी इंदिरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस कई धरों में बट गया, है ना। अब चलते हैं तीसरा दौर, लिखते हैं थर्ड, गैर कांग्रेसी सरकार का दौर आपने देख ही लिया। चौथा लिखते हैं कांग्रेस की वापसी का दौर, और फिर 1989 से अब तक को एक ही साथ रख लेंगे, है ना, उसको मैं अलग से करा देता हूं। फिर लिखिए 1980 से 1989 कांग्रेस की वापसी का दौर, कांग्रेस की वापसी का दौर। कांग्रेस की वापसी का दौर, इस अवधि में एक बार पुनः कांग्रेस आई, इंदिरा की सत्ता में वापसी हुई और 1980 के चुनाव में जनता पार्टी की पराजय के पश्चात बहुमत से कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार की स्थापना की गई। बहुमत से कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार की स्थापना की गई। देखिए आगे चलकर आगे चलकर 1984 में 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात संपन्न चुनाव में कांग्रेस को राष्ट्रव्यापी स्तर पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। तो 80 से 84 कौन रही? इंदिरा गांधी। अगर हम इसको देखें तो 1980 से लेकर 1984 तक इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस, और फिर 1984 में इनकी हत्या होती है और उसके बाद सिंपैथी वेव, सहानुभूति की लहर कांग्रेस के प्रति राष्ट्रव्यापी स्तर पर देखी जाती है और कांग्रेस सर्वाधिक सीट जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ एक बार पुनः सरकार बनाती है और इंदिरा गांधी के सुपुत्र राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार बनती है, यानी 1984 से 89 तक। अब देखो मन में आपके जरूर हो रहा होगा कि 2 टर्म में कांग्रेस इतना मजबूत रही
आखिर 1989 में ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस की स्थिति पुनः खराब हो गई और एक बार पुनः बहुदलीय व्यवस्था का दौर देखा गया, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का पर अधिक निर्भरता हुई? क्या कारण रहे होंगे बताइए, कोई व्यक्ति कमेंट करके बताए। आखिर सोचो कि 80 से 84 में कांग्रेस 351 सीट जीत कर आई और फिर अगले लोकसभा में अगर हम कहें तो लगभग 400 सीट के आसपास जीतकर सत्ता में पुनः वापसी की। आखिर ऐसा क्या हो गया कि 1989 में जनता पार्टी के नेतृत्व में, बीपी सिंह के नेतृत्व में पुनः सरकार बनी, फिर जो है बीपी सिंह की सरकार गिरी, फिर चंद्रशेखर की सरकार। अचानक क्यों राजनीतिक अस्थिरता का दौर 90 के दशक में देखा गया? यानी हम इसके पीछे कारण क्या रहे होंगे, थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इस अवधि के पश्चात क्या, जैसे 1900 अगर हम चाहें लास्ट के फेज को 1989 से लेकर इसको आप 2014 तक भी देख सकते हो, है ना, मोटे तौर पर। और इस अवधि में पहले आप कह सकते हो 1989 से 1991, फिर आप कह सकते हो 1991 से 1996, फिर आप कह सकते हो 1996 से लेकर 1999 तक, फिर आप कह सकते हो 99 से लेकर 2004, फिर 2004 से 2009 और फिर 2009 से 2014। देखो इसको कितने भाग में हम बांटकर देख सकते हैं। क्षेत्रीय दलों का उभार, अभिषेक, ठीक है, क्यों उभार हुआ? आर्थिक संकट, जातिगत आरक्षण की राजनीति, गुड, और आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी कब आई? 91 में। राजनीतिक दलों का एकजुट, एक दूसरे में मतभेद, ठीक है अर्चना, कुछ कुछ सही जा रहे हैं। देखो 1989 से लेकर 2014 तक अगर हम कहेंगे तो ये जो है मोटे तौर पर ये गठबंधन की राजनीति का दौर रहा, गठबंधन की राजनीति का दौर। जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था अपने चुनावी घोषणा पत्र में कि यदि वह जीतकर सत्ता में वापसी करेंगे तो वो अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए इस दिशा में प्रयास करेंगे, है ना, इस दिशा में प्रयास करेंगे। और 1979 में एक कमेटी बना दी गई, बीपी मंडल, आरक्षण की राजनीति यहीं से प्रारंभ। मंडल कमीशन ने पूरे राष्ट्र के स्तर पर सामान्य जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए पहले 52% आरक्षण की व्यवस्था अपनी रिपोर्ट में बताई। उस समय सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। 79 में कमेटी बनी और जो इंदिरा गांधी की सरकार 80s में आ गई तो उनको रिपोर्ट दिया गया, तो रिपोर्ट को दबा दिया गया। अब इधर पूरे के पूरे 80 के दशक में ही चूंकि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला हुआ था तो ऐसी स्थिति में उसका विरोध अधिक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 89 तक अगर हम कहें कांग्रेस दूसरे टेन्योर में 80 के बाद खत्म हुई, एक आरक्षण की राजनीति का, ओबीसी का राजनीति में उभार को लेकर कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का देशव्यापी स्तर पर जो है ना विकास देखा गया। यानी कई राजनीतिक दलों का देशव्यापी स्तर पर विकास देखा गया, जैसे बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, हर जगह जो कि अन्य पिछड़े वर्गों की राजनीति करने लगी। और यही कारण था कि किसी भी एक दल को केंद्र में गठबंधन की सरकार के बिना सत्ता में वो काबिज ही नहीं हो सकती। और यही भारतीय राजनीति का एक ऐसा दौर था जहां पर पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी, कुछ अपवाद को छोड़कर, यहां पर अगर हम कहें तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी है
पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार बनी तो 5 साल यहां पर स्टेबिलिटी आपको दिखता है, और यहां पर वाजपेयी के रिजिम में, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी, तो यहां पर आपको कुछ 2004 से 2009 पहले कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह आते हैं। फिर दूसरे कार्यकाल में यहां सब जगह गठबंधन की राजनीति थी। कोई नहीं अर्चना, सबको मैसेज वही गया है ना। ये वो दौर था जब भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक दल मजबूत हो रहे थे। क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति, क्षेत्रीय दलों की स्थापना, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, मंडल और कमंडल का दौर आप पढ़ते हैं ना, मंडल का दौर, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना, उस रिपोर्ट को लागू किया जाना, आरक्षण की राजनीति, अन्य पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण, और ये जो फेज रहा वो भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा। यहां पर आपको दिखता है कांग्रेस की पार्टी जो है सरकार बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन के आधार पर। यहां अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाते हैं, लेकिन वो भी 21-22 पार्टियों के सहयोग से। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर निर्भरता के आधार पर। 2009 से 14 दूसरे कार्यकाल में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह कई अन्य राजनीतिक, खास करके क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की गठबंधन की राजनीति के कारण सत्ता में। 2014 में फिर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब सरकार गठन होता है तो बीजेपी अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत वाली पार्टी के रूप में आई। यहां पर कांग्रेस की सरकार थी दोनों टेन्योर में, लेकिन कांग्रेस पूर्ण बहुमत कांग्रेस के पास नहीं था। ये जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का पीरियड मोटे तौर पर मानते हैं, है ना। चलते हैं इसके बारे में। तो एक काम करते हैं, अलग अलग जो बांट के रखा है उसको एक ही तरह 1989 से लेकर 2014 तक एक ही शीर्षक के अंतर्गत 3-4 कॉलम में लिखते हैं, है ना। आएगा बेटा आरफा। अभी तो ये इसमें समझना क्या है, इसमें कौन सा ऐसा कठिन बात है। राजनीति में क्या आपका जन्म नहीं हुआ था उस समय की घटना है, इसलिए आपको इसके बारे में पता नहीं। एग्जैक्टली ये सब घटना नहीं पूछेगा, खाली पूछेगा भारत में दलीय व्यवस्था का स्वरूप कैसे, एक दलीय से बहुदलीय और फिर बहुदलीय से एक दलीय में कैसे भारत में दलगत राजनीति परिवर्तित हुई, ये पूछेगा, है ना। तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था उस समय की ये सब घटनाक्रम है, फिर भी मोटे तौर पर नोट्स पढ़ेंगे आप समझ में आ जाएगा, है ना। तो फोर्थ हेडिंग बना लें क्या, 1989 से लेकर 2014 तक गठबंधन की राजनीति का दौर, गठबंधन की राजनीति का दौर या बहुदलीय व्यवस्था का दौर या बहुदलीय व्यवस्था का दौर, जो भी लिखना है, गठबंधन की राजनीति का दौर या बहुदलीय व्यवस्था का दौर, बहुदलीय व्यवस्था का दौर। लिखिए 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में व्यापक परिवर्तन देखा गया। भारतीय राजनीति में या भारतीय दलगत राजनीति में, ऐसे लिखो, भारतीय दलगत राजनीति में व्यापक परिवर्तन देखा गया। इस अवधि में एक दलीय प्राधान्य, मतलब एक दल की प्रधानता, एक दलीय प्राधान्य या की प्रधानता के स्थान पर बहुदलीय व्यवस्था, एक दलीय
प्राधान्य की प्रधानता के स्थान पर बहुदलीय व्यवस्था की प्रभावी उपस्थिति देखी गई। प्रभावी उपस्थिति देखी गई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को प्रभावी बनाते हुए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को प्रभावी बनाते हुए, आइए प्रतिमा, प्रभावी बनाते हुए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को लेकर पूरे देश के स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरे देश के स्तर पर क्षेत्रीय राजनीतिक दल ने व्यापक प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप जहां एक ओर राष्ट्रीय राजनीति में, जिसके परिणाम स्वरूप जहां एक ओर राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का पतन देखा गया, वहीं दूसरी ओर, वहीं दूसरी ओर सरकार गठन हेतु, वहीं दूसरी ओर केंद्र में सरकार गठन हेतु केंद्र में सरकार गठन हेतु किसी भी एक दल के स्पष्ट बहुमत के अभाव, किसी भी एक दल के स्पष्ट बहुमत के अभाव के कारण क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर निर्भरता बढ़ी, किसी भी एक दल के स्पष्ट बहुमत के अभाव के कारण क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर निर्भरता बढ़ी, फुल स्टॉप। देखिए, इसके परिणाम स्वरूप इसके परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति में 89 से लेकर 1991 तक, 89 से लेकर 1991 तक राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा गया। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा गया। क्या हुआ राजनीतिक? बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, साल भर नहीं चल पाए, हट गए। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, वो भी लंबे समय, मतलब सरकार गठन को लेकर कई जो है फेरबदल हुए और इस कारण देश में लगा कि राजनीतिक अस्थिरता का दौर है। कुछ हद तक 91 में विभिन्न गठबंधन की राजनीति से पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है
और कुछ हद तक जो है वह इस संकट से उबारने, हालांकि यह भी बहुदलीय व्यवस्था थी, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस बहुत अधिक 200 सीट कांग्रेस के पास था और मात्र 60-70 सीट जो है कांग्रेस को 72-73 सीट ही घट रहे थे। तो ये लिखते हैं, तो क्या लिखा आपने, राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा गया। देखिए एक लाइन और उसमें लिखिए, इस अवधि में इस अवधि में 1989 में बीपी सिंह के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी, यूनाइटेड फ्रंट, संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी। जो साल भर के अंदर गिर गई। इसके पश्चात चंद्रशेखर के नेतृत्व में अल्पमत की सरकार बनी, जो 1991 में पुनः गिर गई। तो ये अवधि, अब चलते हैं 91 से 96 तक कौन आए, पीवी नरसिम्हा राव, और 96 से 99 फिर जो है यहां भी आप राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखेंगे, है ना। ये जो फेज है, अब देखिए 91 से 96 में तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी और कुछ हद तक जो है राजनीतिक अस्थिरता वाला जो संकट का बादल था वो दौर छटा। हालांकि यहां पर कांग्रेस पूर्ण रूप से क्षेत्रीय राजनीतिक दल पर निर्भर होकर सत्ता में काबिज हुई थी। 96 में सरकार जो है इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर आया, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का दौर, पुनः एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर। और इस अवधि में देखो, वैसे भी यूपीएससी नहीं, ऐसे भी एक आम भारतीय होने के नाते हमें अपने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की समझ होनी चाहिए कि कैसे कैसे भारतीय राजनीति में उतार चढ़ाव देखा गया है, किन किन कारणों से। तो इसके बारे में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। आप तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको तो दो जगह पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है। तो 93 से 99 ये जो अवधि है, इस अवधि में क्या हुआ, जैसे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार खत्म हुई, अगला चुनाव होता है, इनको फिर बहुमत नहीं मिला इनके अलायंस को। फिर जो है अल्पमत की सरकार कई बनी, जैसे प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवेगौड़ा, इन सब के नेतृत्व में फिर वाजपेयी जी 13 दिन के कार्यकाल के लिए ये जो है बड़ा ही उठापटक का दौर देखा गया। और फिर राजनीतिक अस्थिरता इस अवधि में देखी गई। फिर 1999 में वाजपेयी 21-22 दलों के सहयोग से सरकार बनाते हैं और ये 5 साल तक चलती है। यानी गौर करो अगर आप, तो 89 से लेकर 2004 15 वर्षों में फिर दो सरकार का ही फुल टर्म देखा गया, 91 से 96 और 99 से 2004। ये जो पीरियड है 89 से 91 और 1996 से 1999, 1996 से लेकर 99, ये वही अवधि है जब राजनीतिक अस्थिरता। अब इसी अवधि में अगर हम देखें, फिर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर निर्भरता और बढ़ गई। कई प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल बने, एचडी देवेगौड़ा, कई प्रधान, फिर वाजपेयी जी बने 13 दिन के कार्यकाल के लिए। फिर ये भी राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा। तो हमने यहां तक नोट किया है। इसके बाद 2-3 लाइन और नोट करते हैं 91 से 96 के, पैराग्राफ चेंज करके उसी में नोट करूं। अक्सर न्यूज वगैरह, डिबेट वगैरह में ये सब सुनते रहते होंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं है कब कब क्या हुआ। दूसरा, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। और अगर राजनीति बड़ा ही इंटरेस्टिंग है
है ना। अगर पढ़ोगे, हर भारतीय की राजनीति में इंटरेस्ट होती है ना। तो पॉलिटी को समझ में तो आ ही जाएगा आरफा। अगर पढ़ोगे एक बार, जब क्लास खत्म हो जाएगा, एक बार नोट जब पढ़ोगे तब आपको लगेगा कैसे कैसे बदलाव हुए। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। 1991 से लेकर 1996 के मध्य, उन्नीस सौ इक्यानवे से 96 के मध्य, यद्यपि कांग्रेस की सरकार पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अवश्य बनी, परंतु सरकार के गठन हेतु इनकी निर्भरता क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर अधिक देखी गई। देखिए, गठबंधन की राजनीति के आधार पर कांग्रेस ने किसी तरह 1991 से लेकर 1996 तक के अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया। कांग्रेस ने किसी तरह अपने 5 साल, ब्रैकेट में 91 से 96, ऐसे भी लिख सकते हो, कि कार्यकाल को पूरा किया। देखिए, 1996 में भाजपा एवं उसके सहयोगी दलों की सरकार बनी, परंतु यह मात्र 13 दिन, भाजपा एवं उसके सहयोगी दलों की सरकार बनी, किंतु यह मात्र 13 दिनों तक टिक पाई। इसके पश्चात देवगौड़ा तथा इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में, अब कोई बोलता है धीरे छूट रहा है, कोई बोलता है आगे बढ़िए। भैया, नया बच्चा सब आप लोग जब से आए हो ना, तेजी से आगे बढ़े, यहां तो वही नहीं लिख पा रहे हैं लोग। इसके पश्चात क्रमशः देवगौड़ा तथा इंद्र कुमार गुजराल की अल्पमत सरकारें बनी, जो कुछ ही दिन चल पाई, कुछ ही वर्ष। इस प्रकार 1996 से लेकर 1999 तक, 1996 से लेकर 1999 तक एक बार पुनः राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं। लिखिए, 1999 से लेकर
1999 से लेकर 2014 के मध्य, 1999 से लेकर 2014 के मध्य गठबंधन के आधार पर बहुदलीय, गठबंधन के आधार पर बहुदलीय सरकार का गठन हुआ, जिसमें क्रमशः गठबंधन के आधार पर बहुदलीय सरकार का गठन हुआ, जिसमें क्रमशः 1999 से 2004 की अवधि में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, कॉमा 2004 से लेकर 2014 तक, 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस दो कार्यकाल में, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस दो कार्यकाल में सत्ता में काबिज रही। तो ये तो पूरा का पूरा 1989 से लेकर 2014 तक है। 2014 के बाद अगर हम कहें कि 2014 से लेकर अब तक, है ना, जैसे आप यूपी और एनडीए सुना ही होगा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, अभी नया चुनाव के लिए इंडिया एक नया गठबंधन बना ही है, सब अपने अखबार में पढ़ा ही है। तो 2014 से लेकर अब तक अगर हम कहें तो अभी भी गठबंधन का दौर तो है ही, बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दल है जिसके पास बहुमत है, जैसे भाजपा, पहले कार्यकाल में भी बहुमत 2014 से 19 और दूसरे कार्यकाल में भी बहुमत। तो एक नई भारतीय राजनीति में एक बार पुनः एक दलीय प्राधान्य व्यवस्था का दौर देखा जा रहा है। हालांकि यहां भी बहुदलीय है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बीजेपी अकेले फाइट कर रही है। अगर एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना रखा है, अगर मान लीजिए ऐसा तो कहीं ना कहीं वो एक गठबंधन ही है। 2014 से भारतीय राजनीति में एक दलीय प्राधान्य की स्थिति पुनः बनी है, जहां पर किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिला है। हालांकि बहुमत के रूप में भले इस दल के पास बहुमत है, लेकिन कहीं ना कहीं अन्य दलों का भी इसको साथ है। तो अंतिम पैराग्राफ में इसको लिखकर फिनिश करो। लिखिए, 2014 के पश्चात भारतीय राजनीति में पुनः, 2014 के पश्चात भारतीय राजनीति में पुनः एक दल की प्रधानता, एक दलीय व्यवस्था की प्रधानता का दौर प्रारंभ हुआ। एक दल की प्रधानता का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। हालांकि सरकार गठन हेतु बीजेपी ने
एक गठबंधन राष्ट्रव्यापी स्तर पर भी किया अवश्य है। एक राष्ट्रव्यापी स्तर पर गठबंधन अवश्य किया है। तो ये तो पूरा का पूरा आपने भारतीय राजनीति का देख लिया। 2014 से 2019 पहले कार्यकाल में पूर्ण बहुमत, और 2019 से 2024 यहां पर एक दलीय प्राधान्य मतलब बीजेपी की प्रधानता। अब चलते हैं लास्ट में राजनीतिक दल। हमने कल बहुत डिटेल, कल से लेकर अब तक पढ़ लिया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से सवाल बच्चों बनाएगा। जैसे एक आधा सवाल अगर आप देख ले तो आपको इंटरेस्ट आएगा। देखिए, जैसे देखो, एक कहता है सहभागिता प्रजातंत्र की अवधारणा की विवेचना कीजिए। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कंसेप्ट क्या है? सहभागिता में कौन कौन सी दशाएं सहायक मानी जाती है? हमने लोकतंत्र पढ़ा था। जैसे देखिए, एक सवाल है, बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली में दबाव गुटों की गत्यात्मक, अभी दबाव गुट पढ़ेंगे। बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली क्या है, यहां पर एक प्रश्न बना है। पेपर 2 जब पढ़ोगे तो उसमें ज्यादातर सवाल राजनीतिक दलों के बीच में है। जैसे देखो, आगे हम लोग पॉलिटिकल पार्टी और दबाव समूह में क्या अंतर है इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। चलते हैं एक बार, लोकतंत्र में राजनीतिक दल की भूमिका क्या है उसके बारे में 4-5 पॉइंट नोट कर लेते हैं, और फिर राजनीतिक दल के समक्ष क्या समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, क्या कमियां हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा पॉलिटिकल पार्टी। राष्ट्रव्यापी मतलब पूरे राष्ट्र के स्तर पर व्याप्त। राष्ट्रव्यापी मतलब देशव्यापी, पूरे देश में हर स्तर पर। बेटा एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें आप लोग, नए बच्चे है ना, आपको जरूरत है 11th और 12th क्लास की, आप एनसीईआरटी पढ़ें आप लोग, है ना। चलते हैं, लोकतंत्र में राजनीतिक दल की भूमिका। यह भी अक्सर पूछता है कि लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी की क्या भूमिका है। अब इतना राजनीतिक दल आपको समझा दिया है कि 4-5 पॉइंट तो आप बताएंगे ही। क्या क्या भूमिका है राजनीतिक दल की, बताओ। डेमोक्रेसी में राजनीतिक दल की क्या भूमिका है, बताओ फटाफट। लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल है? कल हमने आपको राजनीतिक दल की भूमिका और कार्य बताया था, लगभग उसमें सारे पॉइंट हैं जो यहां भी फिट हो जाएंगे। याद है कुछ अगर किसी को कि लोकतंत्र वहां पर नहीं था, लेकिन क्या था कि राजनीतिक दल के कार्य क्या है, राजनीतिक दल की भूमिका क्या है, कार्य क्या है? आइए नीतीश। हाँ, सबके साथ आज रीना ये प्रॉब्लम है ना। मुझे पता था, मैं तो शुरू में ही समझ गया था, मैंने खुद देखा 9:30 बजे का टाइम कहा। कई बच्चे 9 साढ़े 9 बजे आएंगे फिर मुझे कोसेंगे, क्या करोगे। कई बार टेक्निकल कुछ गलतियां। हाँ बस बस नीतीश, आज वीडियो देख लेना 1-1.5 घंटे का, शुरू का 1 घंटे का। मुझे पता था आज कई लोग, अभी 9:30 में बहुत लोग जुड़ेंगे, फिर मैं तो पहले ही समझ गया, अब क्या करूं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल की भूमिका बताइए, फटाफट पॉइंट बताइए, 3-4-5 पॉइंट बताएं। लोग और सरकार के मध्य करी। डेमोक्रेसी में जनता के लिए शासन जब होगा तो कौन शासन करेगा? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। तो चुने गए प्रतिनिधि, निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदार कौन होगा?
पॉलिटिकल पार्टी ही उसी के द्वारा कैंडिडेचर का निर्धारण किया जाएगा। तो राजनीतिक दल ही जन प्रत्याशियों के निर्धारण की करेंगे। राज्य और एक प्रकार नागरिक के मध्य राजनीतिक दल एक कड़ी का काम करते हैं। डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए समाज के सभी वर्गों के समावेशन की बात है ना। और अगर समाज, लोकतंत्र का मतलब ही क्या था जी, पढ़ाया आपको, एक सर्व समावेशी समाज। तो अगर राजनीतिक दल के सामाजिक आधार में क्या है, समाज के हर वर्ग हर तबके की भागीदारी होती है, तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को बल देते हैं। राजनीतिक सामाजिकरण राजनीतिक मूल्यों को या राजनीतिक रूप से लोगों को जागरूक करते हैं उनके अधिकारों के प्रति। बिल्कुल, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार, क्या बात है, सब तो लिख ही रहे हो। लोग और सरकार के मध्य अंजलि, बहुत सही, सारे लोग। तो बस 5-6 पॉइंट लिख लो। तो पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, जनता के शासन संचालन हेतु चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना, प्रक्रिया में भाग लेना तथा योग्य जनप्रतिनिधियों का निर्धारण करना, है ना। बिल्कुल, लिखिए, राज्य तथा नागरिकों के मध्य एक प्रभावी कड़ी या सेतु के रूप में कार्य करना लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करना। बिल्कुल, अभी तो कई लोग जुड़ोगे भाई। हाँ, नोटिफिकेशन पीडब्ल्यू की टीम ने आपको भेज दिया था, है ना। कोई नहीं सुमन, आज थोड़ा देर वीडियो देख लेना, क्या करोगे। मुझे अभी तो कई लोग जुड़ेंगे। लिखते चले फटाफट 5-6 पॉइंट, है ना। तो राज्य तथा नागरिक के मध्य एक प्रभावी कड़ी, है ना। राज्य तथा नागरिक के मध्य एक प्रभावी कड़ी या सेतु के रूप में कार्य करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करना, है ना। 9:30 से अगर कोई क्लास स्टार्ट करेगा 11:30 तक थोड़ी पढ़ाएगा। आप क्या कहें, वैसा ऐसा ही लोग काम ही कर देते हैं। बच्चे, आपकी गलती थोड़ी है, ये तो गलती हमारे एंड पे है ना, मानता हूं मैं। 1-2 पॉइंट और लिखते हैं, लिखते हैं। देखिए, लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को विस्तार देने के क्रम में समाज के सभी वर्गों तबकों की भागीदारी
या सहभागिता आधारित लोकतांत्रिक प्रणाली का निर्माण, प्रणाली के निर्माण में सहायक। शासन व्यवस्था के संचालन हेतु सत्ता में भागीदारी, राजनीतिक समाजीकरण करना, कर लोगों में राजनीतिक जागरूकता का सृजन करना। श्रद्धा क्षेत्रों के कल्याण के लिए नियम बनाना। ठीक है, काफी है। तो ये सब अंत में भारतीय राजनीतिक जो प्रणाली है उसकी समस्या क्या है, उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उसमें भी 4-5 पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं। लास्ट लिखा है मैंने, राजनीतिक समाजीकरण कर लोगों में राजनीतिक जागरूकता का सृजन करना, है ना। चलते हैं। तो राजनीतिक दल की प्रमुख समस्याएं क्या है, कमियां, चिंताएं। ये तो अब देखो, ये ऐसा टॉपिक है जो हमने अभी पढ़ा है, कल से बताएंगे, अभी क्वेश्चन भी बताएंगे क्या है, 2-3 प्रोबेबल क्वेश्चन लिख दूंगा, है ना, पॉलिटिकल पार्टी में। क्या क्या लोग राजनीतिक दल की समस्याएं क्या है, भारतीय राजनीतिक दलों पर अगर गौर करो तो आपको इनकी क्या समस्याएं दिखती हैं, क्या क्या इनमें समस्याएं दिखती हैं। भारतीय राजनीति में क्या क्या समस्याएं, पॉलिटिकल पार्टी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर नकारात्मक राजनीति, वोटों के ध्रुवीकरण हेतु धर्म का कार्ड खेलना, जाति का कार्ड खेलना, धार्मिक भाषाई समूह का कार्ड खेलना, कहीं ना कहीं अस्मिता की राजनीति, पहचान की राजनीति को अनावश्यक तूल देना, है ना, ये भारतीय राजनीतिक दल की समस्या है। राजनीतिक दलों में व्याप्त भ्रष्टाचार, योग्य प्रतिनिधियों के चयन के मार्ग में समस्याएं, हाँ, जाति आधारित, वही हुआ जाति आधारित राजनीति। और क्या लगता है आपको भारतीय राजनीतिक दल की समस्या? अगर हम कहें दल बदल, है ना, कहते हो ना, हॉर्स ट्रेडिंग, एक तरह से खरीद फरोख्त, है ना, सत्ता पर काबिज होने के लिए दल बदल की राजनीति, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी नेता है उनकी खरीद बिक्री, एक जो है भ्रष्टाचार का ही पार्ट है। और क्या इसकी समस्या है राजनीतिक दल की अगर हम कहें तो, जो भी एक नया आप पॉलिटिकल पार्टी में देखेंगे, एक नई समस्या कि जो विपक्ष की भूमिका है बड़ा ही विवादास्पद रही है। एक सक्रिय विपक्ष जो है वो जवाबदेह होता है, चाहे भाजपा जब विपक्ष में थी तो हर बात पर कांग्रेस की आलोचना, जब भाजपा सरकार में आई तो कांग्रेस हर बात पर। यानी राजनीतिक दल में अगर हम कहें तो एक समस्या है कि एक गठबंधन की राजनीति के कारण कहीं ना कहीं उसमें
सरकार पर एक दबाव रहता है। तो एक समस्या यह भी है कि एक बहुमत दल का शासन नहीं होने की स्थिति में आपको क्षेत्रीय दलों पर निर्भरता होगी, और ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय राजनीतिक दल आप पर दबाव की राजनीति करेंगे। बिल्कुल, अब सारे लोग लिखोगे, मुझे पता है ऋषि साहिल नोटिफिकेशन गलत था, है ना। भाई भतीजावाद वेरी गुड, ये भी है। और क्या है, अगर हम कहें एक नकारात्मक राजनीति, जैसे कि जो प्रतिपक्ष है, जो सत्ता में है और जो विपक्ष में है, दोनों के मध्य आम मुद्दों को लेकर एक स्वीकार्यता होनी चाहिए। देश के प्रगति, विकास, कल्याण के लिए एक सहयोग आधारित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति विश्वास होना चाहिए। विपक्ष का मतलब यह नहीं होता है कि हर बात पर पक्ष की आलोचना करना। एक गजब का कल्चर हमारे देश में है। लोकतंत्र जहां हमारे देश में मैच्योर होना था, वो हाल के समय में एक समस्या आपको क्या दिखती है कि हमारे यहां लोकतांत्रिक प्रणाली जो है मैच्योर यानी परिपक्व होने के स्थान पर उसमें कहीं ना कहीं बचपना दिखता है। जो सत्ता में दल है वो विपक्ष की हर बात में आलोचना, और जो विपक्ष है वो हर बात में सत्ता पक्ष की। कहीं ना कहीं सहयोग आधारित एक संस्कृति जो होती है कि चलिए भाई आप सत्ता में है तो हम आपको विपक्ष सकारात्मक सहयोग देगा, ये एक चीज का अभाव है। वंशवाद, परिवारवाद, बिल्कुल भाई भतीजावाद, ये सब तो उम्मीद करता हूं कि आप 7-8 पॉइंट तो इससे निकाल ही लेंगे, है ना। चलिए नोट करते हैं, भारत राजनीतिक दलों की क्या प्रमुख समस्याएं हैं। लिखते हैं, पहला, जाति। तथा धर्म के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति को अत्यधिक प्रोत्साहन को आइए साहिल भाई, आइए, स्वागत है आपका भी। जाति तथा धर्म के नाम पर जानबूझकर सामाजिक, धार्मिक भाईचारे, समरसता को बिगाड़ने की कोशिश, हर संभव कोशिश सांप्रदायिक राजनीति, इसको आप उसमें ब्रैकेट में आप कह सकते हो सांप्रदायिक राजनीति। सांप्रदायिक राजनीति क्या है, डिटेल पढ़ेंगे आगे धर्म और समाज में। बहुत सही, कहां से ला रहे हो सलमान, लगता है सोशियोलॉजी काफी पढ़ रखा है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों, राजनीतिक दलों द्वारा भेदभाव, बहुत शानदार। आइए विशाल। हाँ सिद्धि, आज टाइमिंग बड़ा गड़बड़ था, गलती से 9:30 लिख दिया गया था, 8 बजे से ही क्लास चल रही है। आज भर एडजस्ट कर लेना, समझ में नहीं आया होगा तो कल पूछ लेना। धार्मिक भाईचारे, समरसता, उसी को कहते हैं, भाईचारे को ही, समरसता को बिगाड़ने की हर संभव कोशिश। क्यों नहीं मिलेगी,
मिलेगी क्यों नहीं, वीडियो देख लेना, क्या करोगे, मिल जाएगी। जाति तथा धर्म के नाम पर, आगे लिखते हैं। लिखिए, क्षेत्रवाद की नकारात्मक राजनीति को प्रोत्साहन। राजनीतिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार नेता, एमएलए, एमपी आदि की सरकार गठन हेतु खरीद फरोख्त, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, वंशवाद या परिवारवाद की राजनीति आएगा विशाल, 2-4 दिन लगेगा, फिर सब समझ में आएगा। अभी तो नए जुड़े हो ना, आइए रिंग की, कई लोग अब जुड़ेंगे। हाँ, आप नहीं राकेश, सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो गए है ना, आज की टाइमिंग को लेकर सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो गए, परेशानी तो आ ही रही है। भाई भतीजावाद, वंशवाद या परिवारवाद की राजनीति। लिखिए, दल बदल राजनीति राजनीतिक दलों की सत्ता प्राप्ति हेतु विचारधारा का परित्याग कर राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता प्राप्ति हेतु विचारधारा का परित्याग कर अपने प्रतिपक्षियों, विरोधियों से मिल जाना। कौन सा एन के समझ नहीं आ रहा है। क्षेत्रवाद की नकारात्मक राजनीति को प्रोत्साहन। क्षेत्रवाद आगे टॉपिक है, क्या होता है रीजनलिज्म, किसी क्षेत्र विशेष के प्रति लगाव की भावना। वहां जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उनका वोट बैंक क्या है, स्थानीय मुद्दे, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना मनसे के द्वारा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के द्वारा बिहार यूपी के लोगों को खदेड़ा जाना, और इसके नाम पर राजनीतिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, अत्यधिक भ्रष्टाचार है कि नेता, एमएलए, एमपी, सांसद इन सब को क्या कर रहे हैं, खरीद फरोख्त है ना, इनकी बिक्री हो रही सरकार गठन के लिए, इनको खरीदा बेचा जा रहा है। भाई भतीजावाद, अरे अभी जो नए बच्चे हैं शुरू में अभी आपको 15-20 दिन लगेगा है ना, 20 दिन 25 दिन लगेगा धीरे धीरे इस सब्जेक्ट से पूर्णतः जुड़ने में, इसलिए घबराएं नहीं। आप पहले थोड़ी समाजशास्त्र के छात्र हैं, सबके साथ ये शुरू में आती है, लेकिन जब आप 2, 4, 10 क्लास करोगे तो धीरे धीरे और चीजें
बिल्कुल, एनसीईआरटी की पहली ही क्लास में इनके कहा था पूरा पढ़ना है, आज फिर बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है। राजनीतिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, लास्ट दल बदल की राजनीति है ना, देख रहे हो पूरे देश के स्तर पर क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में अखबार पढ़ते ही राजनीति एक बड़ा निगेटिव ट्रेंड हमारे पॉलिटिकल पार्टी में देखा गया है कि आप चुनाव, जैसे आप एक्स पार्टी के हैं, वाई के अगेंस्ट में जाकर आपने वोट जो है चुनाव में आप जीत कर आते हैं, कल को कोई ऐसा समीकरण बनता है तो आप वाई के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। उस आम जनमानस, आम नागरिक जिन्होंने वोट दिया है आपको, उसके अगेंस्ट में उनके साथ एक प्रकार से विश्वासघात है ना। यानी राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता प्राप्ति हेतु विचारधारा का परित्याग कर अपने विपक्षियों, विरोधियों से गले मिल जाना मोर देन धर्म को लेकर, क्या धर्म को लेकर राजनीति नहीं हो रही है जी। जागो जागो हिंदुओं, जागो जागो मुसलमानों, ये सब नेगेटिव पॉलिटिक्स ही है ना। आज क्या हो रहा है नूह में, अखबार पढ़ रहे हो ना, 3-4 दिन से देख रहे हो देश में क्या हो रहा है। तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति होगी ही, तो इसकी नकारात्मक प्रभाव, यही तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, राजनीतिक दल की प्रमुख समस्याएं क्या है, कमियां क्या है ना, कौन कौन सी कमी है पॉलिटिकल पार्टी की, है ना। तो जाति और धर्म के नाम पर क्या क्या समस्याएं हैं। असल आप लोगों ने बेसिक एनसीईआरटी, नए बच्चे साफ नहीं पढ़ा है कुछ भी, इसलिए उनके साथ ये दिक्कत आ रही है। अभी मैं 10 मिनट आपको बता देता हूं। हाँ, पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन एक बड़ा है ना, 2-4 पॉइंट अगर चाहो तो और लिख लेते हैं। बिल्कुल, राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, दोनों बात कह सकते हैं। तो अगला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक लिख सकते हैं, राजनीति का अपराधीकरण और दूसरा अपराधियों का राजनीतिकरण। हम्म, एक और लिखते हैं, राजनीतिक दलों में विचारधारा के प्रति समर्पण एवं निष्ठा के भाव में कमी। बिल्कुल हो रहा है ना। एक पॉइंट और लिखिए, समाज के उपेक्षित, वंचित एवं संवेदनशील वर्गों की राजनीतिक सहभागिता का निम्न स्तर, है ना। जैसे जब दलित आंदोलन पढ़ोगे तो समझ पाओगे, हर पॉलिटिकल पार्टी में एक दलित चेहरा बना दो, कहीं ना कहीं दलित विमर्श को पार्टी के आधार पर, दलों के आधार पर विभाजित कर दो। कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन आएगा, वो दलितों के बारे में कुछ अपनी बात करेगा, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन आएगा, वो दलित
है ना, दलित पहचान के मुद्दे पर अपनी बात रखेगा, है ना। कहने का मतलब जैसे दलित विमर्श, अगर कहीं पर देश के किसी भी क्षेत्र में दलितों के प्रति उपेक्षा हुई है, उनके विरुद्ध कोई अत्याचार हुआ है, अपमान हुआ है, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को इस विमर्श में शामिल होना चाहिए। लेकिन जहां अगर कोई दलित के प्रति अत्याचार हुआ, वहां की जो सरकार है उसको डिफेंड करने के लिए अपना एक दलित चेहरा उतार देगी, इधर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का दलित चेहरा, अब दलित चेहरा जो है उस दलित मुद्दे पर आकर बोल रहा है और मुद्दा जो है विमर्श का वो गौण हो जाता है, दो पॉलिटिकल पार्टी की फाइट दिख जाती। महिला की भागीदारी कम है, राजनीतिक दलों में सहभागिता कम है, सिर्फ वोटिंग देने से, वोट करने से थोड़ी होगा। ये जो है एक तरह से समस्या है। अब इतनी समस्याएं का देखो, ये जो आज टॉपिक पढ़ रहे हो, जीएस में ऐसे सवाल पेपर 1 में, पेपर 2 में बनेंगे, है ना। ये सोशियोलॉजी में तो सवाल बनेगा ही, पेपर 1 में भी बनेगा। कैसे सवाल बन सकते हैं, 2-3 सवाल देखो तो आपको आइडिया लगेगा, है ना। देखिए, प्रोबेबल क्वेश्चन मैं 2-3 लिखता हूं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, ब्रैकेट में इसको कहते हैं मजबूत, में राजनीतिक दलों की भूमिका की चर्चा करें। ध्यान रखना, आपके टॉपिक में लोकतंत्र है, नागरिकता है, राष्ट्र है, राज्य है और पॉलिटिकल पार्टी है। तो लोकतंत्र और पॉलिटिकल पार्टी जोड़कर सवाल बनाएगा कि लोकतांत्रिक प्रणाली के सुदृढ़ीकरण मतलब होता है मजबूत करना, उसको में क्या रोल है इसका, पॉलिटिकल पार्टी का, है ना। दूसरा सवाल, कहेगा भारतीय दलगत राजनीति एक दलीय प्राधान्य से बहुदलीय प्राधान्य तथा पुनः एक दलीय प्राधान्य की स्थिति के रूप में परिवर्तित हुई है। स्पष्ट करें या चर्चा करें। है ना, यानी भारतीय दलगत राजनीति जो है वह एक दलीय प्राधान्य मतलब एक सिंगल पार्टी के डोमिनेंस से बहुदलीय प्राधान्य मतलब बहुत सारे दलों की प्रधानता तथा पुनः एक दलीय प्राधान्य की स्थिति के रूप में परिवर्तित हुई है। स्पष्ट करें, यानी आप कैसे भारतीय राजनीति में जो दलों के स्तर पर उतार चढ़ाव हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं, प्रश्न पूछेगा, है ना। आंसर राइटिंग कैसे करना है सब बताऊंगा धीरे धीरे। नए बच्चे, इतना क्वेरी आपकी है दिमाग में, सब बताऊंगा। पहले जो जानते हो क ख जो भी जानते हो वो सब पहले
लिखने का कुछ भी अपने स्तर से प्रयास करो, फिर मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। तीसरा एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे कहे राजनीतिक दलों के सामाजिक आधारों को स्पष्ट करते हुए इनकी प्रमुख समस्याओं को स्पष्ट करें या उद्घाटित करें। एक लास्ट प्रश्न और लो। भारतीय राजनीतिक प्रणाली भारतीय सामाजिक संरचना के कारण कई नकारात्मक प्रवृत्तियों से सदैव युक्त रही है। आप इस बात से कहां तक सहमत हैं? लास्ट प्रश्न गौर करो, अभी कोई वर्ड लिमिट नहीं मधुरिमा। अभी आप 300, 400, 500 अभी लिखिए। अभी पहले टेस्ट का प्लेयर बनिए, फिर वनडे, फिर 2020 पर आएंगे। अभी कोई वर्ड लिमिट नहीं है। अभी पहले क्वेश्चन पढ़ो, पढ़कर अंडरलाइन करो क्या मांग है, और एक रफ स्ट्रक्चर खुद से बनाकर पहले प्रयास करो, फिर मैं एक एक स्टेप बताऊंगा, है ना। अभी मिनिमम 300 से 350 शब्द आपको मिनिमम लिखने हैं, मैक्सिमम 500 आपके ऊपर है। पहले दिन हमें 2020 का स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं बनना, पहले शॉट्स हमें खेलने आने चाहिए, पहले टेस्ट प्लेयर बनिए, है ना, फिर हम उसको चेक करेंगे। इस प्रश्न का क्या समझे निहितार्थ क्या है? भारतीय राजनीतिक प्रणाली भारतीय सामाजिक संरचना के कारण कई नकारात्मक प्रवृत्तियों से सदैव युक्त रही। आप इस बात से कहां तक सहमत हैं? आप इस बात से कहां तक सहमत है? क्या समझे आप इसमें, क्या लिखोगे बताओ? पहले एनसीईआरटी पढ़ो जाकर आज क्लास 11, 12, 11th की मैं बताऊंगा क्या कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। 11th क्लास की पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीति सिद्धांत, 2 किताब हैं, 12th में 1 किताब है, तीनों पढ़ो, और फिर सोशियोलॉजी की भी किताब पढ़ो, दिमाग खुलेगा, है ना। नए बच्चे हर चीज यूपीएससी में एबीसीडी टीचर नहीं पढ़ाता है ना, आपको खुद से एनसीईआरटी वगैरह पढ़नी होगी, और हम लोग पीडब्ल्यू एनसीईआरटी भी चला रहे हैं, वो सब देखो जाकर फ्री में। भारतीय राजनीतिक प्रणाली भारतीय सामाजिक संरचना के कारण कई नकारात्मक प्रवृत्तियों से सदैव युक्त रही है। इसमें क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? कौन सी नकारात्मक प्रवृत्तियां? धर्म के नाम पर राजनीति, जाति के नाम पर राजनीति, भाषा के नाम पर राजनीति, सांस्कृतिक पहचान के नाम पर अस्मिता की राजनीति, ये सब क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर ही इस पर आधारित रहा है। जाति के आधार पर हमारा सामाजिक संरचना बना है, और इसी का रिफ्लेक्शन पॉलिटिकल अरेना में दिखता है।
यानी अगर जाति, धर्म, प्रजाति, महिलाओं की राजनीति में उपेक्षा क्यों है? क्योंकि सामाजिक जीवन में उपेक्षा है। दलितों की राजनीति में उपेक्षा क्यों है? क्योंकि सामाजिक जीवन में उनकी उपेक्षा है। तो राजनीतिक प्रणाली एक सामाजिक प्रणाली, सिस्टम का ही एक सब सिस्टम है, पार्ट है। जैसा सोशल स्ट्रक्चर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स होगी। और इंडियन पॉलिटिक्स में हम बार बार पॉलिटिकल पार्टी पर ब्लेम करते हैं कि ये तो जाति की राजनीति करती। क्यों नहीं करेगी भाई? जम के करना चाहिए। हर जगह आप जातिवाद करते हो, शादी ब्याह से लेकर हर चीज में कास्ट का रेलेवेंस है, तो पॉलिटिकल अरेना में भी इसका रेलेवेंस और सिग्निफिकेंस होगा ही, है ना? गुड मधुरिमा, सही लिखा है। डोमिनेंस जो है उसके अकॉर्डिंग, तो रिलीजन, कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज, कल्चर, इन सब के आधार पर। तो आज इतना रखो। अगली जो क्लास होगी वो हमारी लास्ट क्लास है पॉलिटिकल सिस्टम की बेसिक कंसेप्ट की, जिसमें हम लोग दबाव समूह, नागरिक समाज, क्रांति, आंदोलन, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग शक्ति के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। पहले दिन वहां पर आता तो और भी किसी को कुछ नहीं समझ में आता। नए बच्चे, आपकी समस्या जो विकराल है उसके पीछे कारण है कि आप एनसीईआरटी किताब पढ़ लें, क्लास 11th एंड 12th की। आपको राजनीति विज्ञान की भी किताब पढ़नी है ना? राजनीति शास्त्र की भी किताब आप पढ़ेंगे और समाज शास्त्र की तो पढ़नी ही पढ़नी है। कक्षा 11 एवं 12 की समाज शास्त्र। और जिसको दिक्कत है वो पीडब्ल्यू का हमारा पूरा सीरीज है। हाँ अर्चना, यही दिखाना है ना? तो ये सब पढ़ो, सब चीज। अब एबीसीडी अगर हम बताने लगेंगे तो पता चला 3 साल लगेंगे समाजशास्त्र को कंप्लीट करने में। और फिर कोई बच्चा आएगा कहेगा सर कोर्स कब कंप्लीट हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है ना? डिटेल्ड पढ़ा दो तो दिक्कत, कम पढ़ाओ तो दिक्कत। हर चीज क्लास का टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा बेटा, इसलिए आपको पढ़कर आना है, ठीक है? आज की सवाल का कोई क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टी मैंने बहुत डिटेल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में है, इसलिए इतनी लंबी 2 क्लास ऑलमोस्ट इस पर हमने करा दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम जो 9:30 से जुड़े हैं थोड़ा आज भर एडजस्ट कर लेंगे। और सुन लें आप एक अलग मैसेज, आइंदा कभी भी इस तरह का अगर मैसेज दिख जाए 9 बजे से 9:30, बिरले ही मैं कभी चेंज करूंगा, किसी अचानक किसी कारणवश, है ना? अन्यथा आप 8 बजे की टाइमिंग है तो उसको एक बार जो है ना उसको जो है एग्जामिन कर ले, देख ले चलाकर 8:05 8:10 में चल रहा है या नहीं, है ना? क्योंकि पता नहीं, कई बार ऐसा 1-2 बार पहले भी हुआ है हमारे बच्चों के साथ, है ना? तो थोड़ा सा चेक कर लिया करेंगे। 2 मिनट तो लगता है, ऐप पर देख लेंगे। वैसे भी 8 बजे का टाइमिंग की जगह अगर 9:30 है, अगर 9 है गलती से अगर आ गया, मान लो इतने कोर्सेस चलते, कभी कभार थोड़ा गलती हो जाती है, तो आप एक बार 8:05 8:10 में चेक कर लेना, है ना? ठीक है? नए बच्चे इतना सवाल मत पूछा करो, है ना? इतना सवाल मत पूछा करो। इतना इसीलिए पूछते हो क्योंकि आपने के पास बेसिक ज्ञान की कमी है, और वो बेसिक ज्ञान आपको एनसीईआरटी से आएगा, ठीक है ना? ठीक है मधुरिमा, एनसीईआरटी पढ़ लो। मेरी क्लास नोट्स आपको 260-70 के रेंज में ले जाएगी। कोई टीचर ये नहीं कह सकता कि मेरी क्लास ही काफी है, फिर भी इतना है कि इसको कर लोगे तो अच्छा से, है ना? नए बच्चे बहुत टाइम आपकी वजह से, सोचो कि 4 क्लास आज होने को आए हैं, है ना? और 4 क्लास में बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं, जबकि 3 क्लास में खत्म हो जाना चाहिए। थोड़ा सा, हाँ सलमान, समझाते ही नहीं हो तुम, तो समझेंगे कैसे ये लोग? ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच। मंडे टू फ्राइडे है ये बैच, ध्यान रहे। सैटरडे संडे नहीं होता ये बैच, है ना? थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।